स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। हम लोग एनवायरनमेंट के जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे उसी क्रम में हम लोगों ने दो बेसिक्स को पढ़ लिया है। इसमें जो पहला बेसिक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो था ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा जो बेसिक टॉपिक डिस्कस किया वो था ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन। और आज हम लोग इसी क्रम में तीसरा बेसिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉल्यूशन। जैसे ही पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा तो यहां से इन्वायरमेंट का एक बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा और बेसिक क्लियर होने के बाद आप इसके अप्लाइड पोर्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। अप्लाइड पोर्शन से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन बिना इन बेसिक्स को समझे अप्लाइड पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक टॉपिक की इसी सीरीज के आखिरी लेक्चर में जिसका नाम है पॉल्यूशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज पॉल्यूशन। प्रदूषण आखिर किसे कहते हैं, प्रदूषण आखिर क्या है। अगर एक लाइन में आप इसका जवाब चाहें तो प्रदूषण का मतलब है इवेंट्स के बीच में ऑड का आ जाना। पॉल्यूशन का मतलब है सम के बीच में विषम का आ जाना। चाहे सम के बीच में विषम की बात हो, चाहे इवन के बीच में ऑड की बात हो, तो ये जो ऑड चीज आती है, ये जो विषम चीज आती है, ये एक अनवांटेड मटेरियल होता है और इसी अनवांटेड मटेरियल को हम लोग पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक क्लास चल रही है और इस क्लास में टीचर के तौर पर मैं हूं आपके सामने और आप सभी लोग इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। अचानक से एक ऐसा व्यक्ति क्लास में प्रवेश करता है जो कि शराब पिया हुआ है। तो जैसे ही ये शराबी व्यक्ति क्लास के अंदर आएगा तो इस पूरी क्लास का माहौल खराब हो जाएगा। बस इसी शराबी व्यक्ति को कहेंगे पॉल्यूशन, अर्थात इवेंट्स के बीच में ऑड का आ जाना, सम के बीच में विषम का आ जाना। और ये जो व्यक्ति अभी क्लास के अंदर प्रवेश किया, ये तो अनवांटेड मटेरियल था। आप नहीं चाहते थे कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो कोई शराबी व्यक्ति आए। हाँ, डॉक्टर कलाम अगर क्लास में प्रवेश कर जाते या कोई वैज्ञानिक अगर क्लास में प्रवेश कर जाता तो इस क्लास का मान बढ़ता, इस क्लास का सम्मान बढ़ता और हम सभी लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता। तो वांटेड और अनवांटेड मटेरियल्स क्या होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जिन अनवांटेड मटेरियल्स को हम लोगों ने पॉल्यूशन कहा, ये किस फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर ये पॉल्यूटेंट सॉलिड फॉर्म में है तो ये सॉलिड पॉल्यूशन पैदा करेंगे, उदाहरण के तौर पर कार्बन। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये एसिडिटी पैदा करेंगे, जैसे कि महासागरों की एसिडिटी लगातार बढ़ रही है तो ये एसिडिक मटेरियल्स हो सकते हैं। और अगर ये गैसियस फॉर्म में होंगे तो बहुत सारी गैसेस हैं जिनको आप पॉल्यूटेंट के रूप में जानते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसके बाद अगर हम पॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इनके जो इंपैक्ट हैं वो भी अलग अलग होते होंगे। अगर पॉल्यूशन, अगर ये अनवांटेड मटेरियल हवा में आ जाए, चाहे किसी भी फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही फॉर्म में अगर ये अनवांटेड मटेरियल हवा में आ गया तो इसे वायु प्रदूषण कहेंगे, एयर पॉल्यूशन कहेंगे। अगर यही अनवांटेड मटेरियल मिट्टी में आ जाए तो इसे सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे, मृदा प्रदूषण कहेंगे। पानी में आ जाए वाटर पॉल्यूशन, ध्वनि में आ जाए, साउंड में आ जाए नॉइस पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के ये जो टाइप्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इनका जो कनेक्शन है वो सारा का सारा कनेक्शन बस उसी अनवांटेड मटेरियल से है जिसको हम लोग पॉल्यूशन कह रहे हैं। तो आज की अपनी इस क्लास में क्या मैं आपसे पॉल्यूशन के ये सारे टाइप्स डिस्कस करने जा रहा हूं? नो, आई एम गोइंग टू डिस्कस द एयर पॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज एयर पॉल्यूशन
रिप्रेजेंट्स मोर देन 70% फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। यदि आपने वायु प्रदूषण को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 70% प्रदूषण केवल वायु प्रदूषण के द्वारा ही होता है। हालांकि बाकी सारे प्रदूषणों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन जनरल स्टडीज की फॉर्म में प्री की परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए हमें एयर पोल्यूशन को डिस्कस करना है। हम लोगों ने सीखा कि पोल्यूशन क्या है, कैसे पैदा होता है, टाइप्स क्या होते हैं, और उन्हीं टाइप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप हमारे सामने आया वो था एयर पोल्यूशन। तो आइए अब हम लोग एयर पोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, वाहनों के साइलेंसर से निकलता हुआ धुआं, सड़क पे उड़ती हुई धूल, तमाम तरीके का इवेपोरेशन, ट्रेन के जो लोहे के जो पहिए हैं उनसे निकलने वाली गर्मी, ये सारी चीजें इवेपोरेट होकर के जब हवा में शामिल हो जाती हैं तो उसको एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक में आपने सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो हमारे एटमॉस्फेयर को है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? अगर थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स पड़ेंगे, क्योंकि उससे वनस्पतियों का बायोमास बढ़ेगा, उनका जैव तत्व बढ़ेगा और वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगी। लेकिन अगर वृक्षों को काट दिया जाए, जंगलों को साफ कर दिया जाए और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाया जाए तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, कार्बन सिंकिंग नहीं हो पाएगी। और कार्बन सिंकिंग ना होने के कारण कार्बन की ये जो मात्रा है ये हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जाएगी, और कार्बन की इसी बढ़ी हुई मात्रा को, कार्बन डाइऑक्साइड की इसी बढ़ी हुई मात्रा को हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग कहा था। तो क्या अकेले कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, या इसकी सहायता करने के लिए और भी कई सारी गैसेस हैं? तो यस, और भी कई सारी गैसेस हैं। जो गैसेस इसको हेल्प कर रही वो या तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और या फिर वो एयर पोल्यूटेंट हैं। अब एयर पोल्यूशन क्या है, तो इसके लिए एक सरल भाषा में आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जब अनवांटेड मटेरियल्स हवा में मौजूद होंगे तो उसको एयर पोल्यूशन कहा जाएगा। ये अनवांटेड मटेरियल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। लेकिन जरा एक बात बताइए, अनवांटेड मटेरियल्स इन द एयर, सॉलिड ज्यादा अच्छे से ट्रेवल कर पाएगा, लिक्विड ज्यादा अच्छे से ट्रेवल कर पाएगा, या गैसेस ज्यादा अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगी इन द एयर? आंसर इज गैसेस। इसीलिए वायु प्रदूषण में ज्यादातर जिम्मेदारी गैसेस की ही है, और इन गैसेस में जो पहली गैस आपको पढ़नी है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड represents the 70% part of total air pollution। अगर आपने अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 70% एयर पोल्यूशन आपने पढ़ लिया है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आखिर आती कहां से है? इस गैस का प्रोडक्शन कहां से होता है जो ये लगातार एयर पोल्यूशन बढ़ाती है? तो दिस गैस is produced from the burning of fossil fuels। जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब सवाल उठता है कि ये जीवाश्म ईंधन क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के दौरान इस पृथ्वी पर महाद्वीपों के कई सारे हिस्से थे जो एक दूसरे में सबडक्ट हो गए।
एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराई और कई सारे किनारे एक दूसरे के अंदर या तो सबडक्ट हो गए या तो धंस गए। इनके धंस जाने से उन किनारों पर जो वनस्पतियां थीं, जो जीव जंतु थे, जो जंगल थे, वो सारे भी उसी प्लेट में दब गए, धंस गए। लाखों साल पहले ये जो जंगल और वनस्पतियां और जीव जंतु जो नीचे दब गए थे, समय के साथ इन पर 3 चीजों का प्रभाव पड़ा: टाइम, हीट एंड प्रेशर। अगर ये कम समय तक दबे रहे, इनके ऊपर कम हीट पड़ी और प्रेशर कम पड़ा, तो ये बन गए कोयला। फॉसिल फ्यूल का सबसे आसान फॉर्म कोल। अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा, लाखों साल का लगा, प्रेशर भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ा और टेम्परेचर भी ज्यादा पड़ा, दे बिकेम फ्यूल, पेट्रोल। ये पेट्रोल बन गए, क्रूड बन गए। और अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगा, तो ये गैस बन गए। तो कोयला, पेट्रोल और गैस, इन 3 चीजों को हम लोग फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत रखते हैं। अब यहां पर कोयले का मतलब कोयले की कोई भी फॉर्म, पेट्रोल का मतलब पेट्रोल की कोई भी फॉर्म और गैस का मतलब गैस की कोई भी फॉर्म, ये फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आते हैं, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब जीवों के अंश से बना हुआ ईंधन। पौधे भी जीवों का अंश हैं, वनस्पतियां भी जीवों का अंश हैं, जंगल भी जीवों का अंश है और जो जानवर हैं वो भी जीव हैं। ये सभी सांस लेते हैं, अपना खाना खाते हैं और इनके शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब अगर आप किसी भी रूप में इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 70% एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर मनुष्य ने पहली बार ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कब पहचाना होगा या कब जलाना शुरू किया गया होगा? तो जाहिर है कि तब जब फॉसिल फ्यूल की डिस्कवरी हुई होगी। अब याद करिए मेरा पहला लेक्चर, सारे फसादों की जड़ पॉपुलेशन। इस दुनिया में 90% समस्याओं की जड़ है, रूट कॉज है पॉपुलेशन। ना पॉपुलेशन बढ़ती, ना डिफॉरेस्ट्रेशन होता, ना अर्बनाइजेशन होता और ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होता। जनसंख्या बढ़ी तभी निर्वनीकरण किया गया, जंगलों को काटा गया और नगरों को बसाया गया। तो जब जंगलों को काटा गया और नगरों को बसाया गया तो उस जमाने में जो वनस्पतियां कटी, जो लकड़ी निकली, उससे तो घर बनाए गए, उससे तो हथियार, औजार, उपकरण बनाए गए। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो औद्योगिकरण में आप लकड़ियां कहां तक जलाएंगे? किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए, किसी भट्टी को जलाने के लिए उस फैक्ट्री में आप लकड़ियां कहां तक जलाएंगे? तब मनुष्य ने पहली बार थोड़ा सा अपने दिमाग को खोला और उसने डिस्कवर कर लिया कोल। जो कोयले की खोज थी, कोल की डिस्कवरी थी, ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशन भी थी, ये क्रांति भी थी, क्योंकि इसी की डिस्कवरी के बाद औद्योगिकरण शुरू हुआ। और ये अपने आप में एक नुकसान भी था, क्योंकि कोयले की खोज के बाद ही कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन शुरू हुआ। अगर आपसे फॉसिल फ्यूल की तीनों फॉर्म आपके सामने रख दी जाएं, कोयला, पेट्रोल, गैस, तो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलेगी? तो कोयले से निकलेगी। उससे कम निकलेगी पेट्रोल में और सबसे कम निकलेगी गैस में। इसलिए सबसे ज्यादा हार्मफुल कोयला ही होता है। लेकिन तब किसी को समझ नहीं थी, ना पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी, जंगल भी काफी ढेर सारे थे। तो इस तरीके से फैक्ट्रियों में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे ये कोयला आम आदमी तक आ पहुंचा और घरों में अंगीठी और भट्टियों का प्रयोग किया जाने लगा। अब हर घर में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होने लगा।
और ये बात मैं आपको बहुत पुरानी नहीं बता रहा हूं, आज से 10-15 साल पीछे भी अगर आप चले जाएंगे तो आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान, समोसे की दुकान में आप जाते होंगे तो आपको कोयले की भट्टी ही जली मिलती होगी। और आप अपना बचपन याद कर लीजिए, आपके बचपन में भी आपके घर में अंगीठी रही होगी, बहुत सारे लोग कोयले में खाना बनाते होंगे। तो जब घर घर से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ये गैस इवेपोरेट होकर कहां पहुंचेगी, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी और पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस है, इसीलिए इस गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। दम घुट सकता है आपका जब इस गैस को आप इनहेल करेंगे और ये आपके लंग्स में जाएगी तो ये आपके ऑक्सीजन लेवल को गिरा देगी, सिंक कर जाएंगे आपके लंग्स और नींद में ही आपकी मौत हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। गांव देहातों में आपने कई बार सुना होगा कि वो एक बड़े बुजुर्ग थे, एक कोई बाबा थे, एक कोई नाना थे या एक और कोई वृद्ध व्यक्ति थे, रात को सोए और सुबह सो करके नहीं उठे। ऐसा आपने बहुत सुना होगा। एक्चुअल में होता क्या था कि बड़े बुजुर्गों को जब सर्दी के मौसम में काफी सर्दी लगती थी तो वो अंगीठी जलाए और उसको अपने कमरे में रख लिए ताकि रात भर उनका कमरा गर्म बना रहे। और उस अंगीठी में जो कोयला जल रहा है उससे निकली कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्दी के मौसम में गैसेस इवेपोरेट नहीं हो पाती हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और वो आपके आसपास के ही वातावरण में फ्रीज होने लगती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जमने लगते हैं। और जब वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगी, आपके आसपास ही भटकती रहेगी, तो आप नींद में उसको इनहेल करोगे ना, ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिरता चला जाएगा, दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं और धीरे धीरे पूरी बॉडी सिंक कर जाएगी और सुबह तक आपकी मौत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्लेशियर पे हमारे कई सारे सैनिक इसी तरीके से मर गए, अपनी बैरकों में माइनस टेम्परेचर में वो अंगीठी जला के सो गए और गैसेस इवेपोरेट नहीं हो पाई और नींद में ही उनकी मौत हो गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में पॉल्यूशन कम होता है और सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में गैसेस इवेपोरेट नहीं हो पाती हैं, हमारे आसपास घूमने लगती हैं और गर्मी के मौसम में ये इवेपोरेट हो जाती हैं। तो ये हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड की पूरी कहानी, जो कहां से निकलती है, ये फॉसिल फ्यूल्स के दहन से निकलती है, जीवाश्म ईंधनों के दहन से निकलती है और इस गैस को हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। आप मर सकते हैं इस गैस को इनहेल करने से। तो सोचिए, जब हवा में चारों तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड घूम रही है तो इसको इनहेल करके हर रोज कितने लोग मर रहे हैं। और यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज के जमाने में आप जीवाश्म ईंधन का मतलब, फॉसिल फ्यूल का मतलब केवल कोयला मत समझिए, केवल पेट्रोल मत समझिए, केवल आप क्या बोलते हैं गैस मत समझिए। एवरीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स इज फॉसिल फ्यूल। आज के समय में लाइक कंडा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, रद्दी जलाते हैं, इन सब के जलाने से जो गैस निकल रही है उसमें सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही है। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी खत्म होती है और एयर पॉल्यूशन का जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है, सबसे मुख्य तत्व है, वो समाप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद अब जो दूसरी गैस आपको पढ़नी होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। और सल्फर डाइऑक्साइड करीब करीब 20% रिप्रेजेंट करती है टोटल एयर पॉल्यूशन का। तो अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को अच्छे से पढ़ लिया और सल्फर डाइऑक्साइड को अच्छे से पढ़ लिया तो एयर पॉल्यूशन समाप्त, 90% खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि यह सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? तो अगेन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों के दहन से निकलती है। लेकिन इसके प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो मेजर जो प्रोडक्शन है वो कच्चे चमड़े से होता है।
ऑयल रिफाइनरीज के अंदर, तेल रिफाइनरीज के अंदर तेल को रिफाइन किया जाता है और तेल को रिफाइन करने के लिए कच्चा चमड़ा जलाया जाता है, धीमी आंच की आवश्यकता होती है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑयल रिफाइनरी से पैदा होती है, ऐसी फैक्ट्रियों से पैदा होती है जहां पे रिफाइन का काम होता है, जहां पे जो चाहे वो तेल शोधक कारखाने हो या अन्य किसी चीज का शोधन करने के कारखाने हो, वहां से ये गैस पैदा होती है। इसको क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, पत्थर को चिटका सकती है, क्रैकिंग गैस के नाम से भी याद रखिएगा। अब अगर हम लोग 1998 में चले जाएं आगरा और देखें वहां पे ताजमहल की कंडीशन, तो ताजमहल का गुंबद पीला पड़ने लगा था और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को इस बात की चिंता होने लगी थी कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में एक है ताजमहल। अगर वो खराब हो गया तो टूरिज्म को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ जो हम लोग हेरिटेज मोनूमेंट मानते हैं, उसको धरोहर सूची के अंतर्गत रखते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। जांच करी गई, जांच में पता यह चला कि आगरा से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर मथुरा में एक तेल रिफाइनरी है और उस तेल रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और वो गैस वहां से उड़ करके आती है और ताजमहल को नुकसान पहुंचाती है। और ना ही केवल ताजमहल का गुंबद पीला पड़ता जा रहा है बल्कि उसमें क्रैक्स भी पड़ते चले जा रहे हैं। तुरंत एक्शन लिया गया और मथुरा ऑयल रिफाइनरी को ताला लगा दिया गया। आज भी बंद पड़ी है। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि ताजमहल की बर्बादी का कारण कौन सी गैस बनी? सल्फर डाइऑक्साइड। मथुरा तेल रिफाइनरी से कौन सी गैस पैदा होती थी? सल्फर डाइऑक्साइड। और ताज पॉलिसी लाई गई, TTZ बनाया गया, ताज ट्रोपोजियम जोन, TTZ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत ताजमहल के 10,000 मीटर के रेडियस में, यानी कि 10 किलोमीटर के रेडियस में फॉसिल फ्यूल नहीं जला सकते। ताजमहल को ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। आप अगर कभी गए होंगे ताजमहल तो आपने देखा होगा वहां पे डीजल व्हीकल नहीं चलते हैं। ताजमहल के अंदर, ताजमहल के परिसर में ई रिक्शो चलते हैं। आज अब इस समय तो सोलर रिक्शो चलने लगे हैं वहां पे आपको घुमाने के लिए। तो ये बात हो गई सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इसका जो मेन इंपैक्ट है वो ताजमहल के ऊपर पड़ा था और इसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करी। गुजरात के अंदर भी इसका हैवी प्रोडक्शन है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी इसका हैवी प्रोडक्शन है और अभी सरकार इस गैस के उपयोग को लगातार कम कैसे किया जाए इसकी कोशिश भी कर रही है। ये हो गई बात सल्फर डाइऑक्साइड की। 70% कार्बन मोनोऑक्साइड, 20% सल्फर डाइऑक्साइड, 90% एयर पॉल्यूशन खत्म। लेकिन 10% अभी जो बच गया उसमें बहुत सारी गैसेस आती हैं। लेकिन उन बहुत सारी गैसेस में एक जो मेजर गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि आपने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिस गैस को रिस्पॉन्सिबल माना वो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी। 3 क्वेश्चन है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग? आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन इज, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट या ओजोन लेयर डिप्लेशन? आंसर विल बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। And third one is कि which gas is responsible for the air pollution? Then answer will be carbon monoxide. इसी क्रम में तीसरे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट क्या है? एयर पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरे नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर तीसरे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि गर्म गैस है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, क्लोरीन को रिलीज करती है, तो इसको भी हम लोग एयर पॉल्यूटेंट ही मानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर भी बनती है और हम लोग सांस के माध्यम से उसको छोड़ देते हैं। आप कल्पना करिए आपको ऑक्सीजन ना मिले, अंदर कार्बन ही कार्बन भरी हो तो क्या होगा? दम घुट सकता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी एयर पॉल्यूशन में रख दिया गया। इसके अलावा कुछ और गैसेस के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ओजोन।
तो आपको याद होगा ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक में कि मैंने आपको ओजोन के बारे में भी बताया था कि ओजोन भी एक जहरीली गैस है, विषैली गैस है। तो ओजोन को भी हम लोग एयर पॉल्यूटेंट मानते हैं, लेकिन फिर ये बहुत माइक्रो पॉल्यूटेंट में आ जाते हैं। इसी तरीके से एसिटिलीन को भी हम लोग पॉल्यूटेंट मानते हैं, लेकिन ये भी माइक्रो पॉल्यूटेंट में आ जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग लेड को यानी कि सीसा को भी पॉल्यूटेंट मानते हैं और ये भी माइक्रो पॉल्यूटेंट में आ जाते हैं। लेड को जरूर याद रखिए, लेड अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, लेड का यूज पेट्रोल में होता है। पेट्रोल जो आप अपनी गाड़ी में डलवाते हैं इसमें लेड कंटेंट होता है, और ये लेड जो है ये आप सांस के साथ अंदर लेते हैं, लंग कैंसर का कारण बनता है। पानी में भी लेड होता है, टैनरी से जो वेस्ट मटेरियल नदियों में बहाया जाता है इसके अंदर भी लेड होता है। लेड कॉजेस कैंसर। कौन सा कैंसर? खासतौर पे लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि अब यूरो 4 इंजन आ गए हैं, यूरो 4 डीजल या ग्रीन डीजल का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो लेड का जो इंग्रेडिएंट है वो काफी घट गया है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा एयर पोल्यूशन यहां पे समाप्त कर लिया। अब एयर पोल्यूशन समाप्त होते ही आपका बेसिक एनवायरनमेंट क्लियर हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग क्लियर हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर हो जाता है और एयर पोल्यूशन क्लियर हो जाता है। चाहूं तो एक नया लेक्चर बना सकता हूं, लेकिन नया लेक्चर ना बना करके मैं यहीं पे आपको एक छोटा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, और वो पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। आखिरी में आपको समझना है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग ही क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आ जाना क्लाइमेट चेंज कहलाएगा, जलवायु में परिवर्तन हो जाना जलवायु परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन जलवायु क्या एक दिन की बात है? नहीं। किसी भी कंट्री का क्लाइमेट क्या है, किसी भी कंट्री की क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, तो इसके ऊपर जो रिसर्च होती है वो सालों साल होती है, डिकेड्स लग जाते हैं उसमें। अगर रैंडम रिजल्ट किसी चीज का मिलता है तो होता है मौसम, मॉनसून। क्लाइमेट इज डिफरेंट वर्ड। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब एक दिन में चेंज नहीं होगा, ये चेंज भी आने में कभी कभी दशक लग सकते हैं और सदी भी लग सकती है। तो जब भी आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा जाए या क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये पूछा जाए, तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े ना, द मिक्स रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एयर पोल्यूशन इज कॉज क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन ना अकेले कार्बन डाइऑक्साइड करेगी, ना अकेले क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगी और ना अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड करेगी। इन सभी गैसेस की बढ़ी हुई मात्रा से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा, ओजोन लेयर के अंदर डेप्लीशिएशन भी होगा और हवा में प्रदूषण भी बढ़ेगा। इन तीनों चीजों का जो संयुक्त परिणाम है, जो मिक्स रिजल्ट है, उसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जिसकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है। तो ध्यान रहे, क्लाइमेट चेंज में केवल किसी एक गैस के प्रोडक्शन को घटाने की बात नहीं करी जाती है कभी भी। यहां पे एक ऐसा कॉमन तत्व पकड़ा जाता है जो सब में है। अब जरा 3 गैसेस को ध्यान से देखिए, तीनों गैसेस जो आपने पढ़ ली, कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को देखिए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को देखिए। और इन तीनों गैसेस में आपको कॉमन क्या नजर आता है? कार्बन। कार्बन इज कॉमन, तीनों गैसेस में कार्बन है। रूट कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज कार्बन। झगड़े की जड़ है कार्बन। चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन हो, चाहे पॉल्यूशन हो, तीनों की जड़ में है कार्बन। तो इसलिए जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होगी, जब भी हम किसी चीज के रिडक्शन की बात करेंगे, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई प्रोटोकॉल तय करेंगे, तो वहां पे चर्चा का जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा कार्बन।
और हर हाल में हमें कार्बन को घटाना पड़ेगा। कार्बन को घटाएंगे, कार्बन को रिड्यूस करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी रुकेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा और एयर पॉल्यूशन या किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन भी घट जाएगा। तो ये यहाँ पे बेसिक बात हमारी समाप्त होती है। अब हम लोग जो अप्लाइड पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट में आएंगे, उसमें इसी कार्बन को कम करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए इस दुनिया में, कौन सी पॉलिसीज बनाई गई, हर देश का क्या हाल है उसमें, और आज तक की पूरी रिपोर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिक लेक्चर्स की ये सीरीज यहाँ से फिनिश होती है और नए लेक्चर के साथ मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू।